ओके। देखो आज मैं तुम्हें 2-3 टॉपिक ऐसे पढ़ाऊंगा जो एमसीक्यूज में बहुत काम आते हैं। मतलब थियोरेटिकल भी उनका काफी वो है, तो तुम लिख लेना साथ साथ, तो न्यूमेरिकल भी साथ साथ करेंगे हम लोग, है ना। ओके, तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। टॉपिक लिखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका डेफिनेशन भी तुम्हें याद रखनी है, इसका फॉर्मूला भी तुम्हें याद रखना है। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। वर्क डन, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, है ना। अब तुम समझना, इस पहले इस टॉपिक को अच्छे से समझना। सपोज करो कि ये कोई प्लेनेट है, और मान लो प्लेनेट का मास है m, और ये प्लेनेट का सेंटर है, और मान लो कि प्लेनेट का जो रेडियस है वो है r। मान लो प्लेनेट का रेडियस कितना है r, और मान लो कि ये जो प्लेनेट है इसके सरफेस के ऊपर एक छोटा सा मास पड़ा हुआ है m। मेरा क्वेश्चन है कि मुझे इस मास को h हाइट ऊपर लेके जाना है, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन क्या है कि एक मास है जो प्लेनेट के सरफेस पे पड़ा हुआ है, प्लेनेट जिसका मास है m, जिसका रेडियस है r, तो मुझे इस मास को h हाइट ऊपर लेके जाना है इस पॉइंट पे, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो देखो, आप किसी भी बॉडी पे वर्क करते हो ना, तो या तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है या उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अब मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की तो बात कर ही नहीं रहा, मुझे मास को यहां से यहां लेके जाना है। तो देखो, जब आपका मास पॉइंट नंबर 1 पे था, मान लो इनिशियल पॉइंट, तो आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? कितनी थी पोटेंशियल एनर्जी? -g इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास अपॉन आर। क्योंकि जब आपका मास इनिशियल पॉइंट पे था यहां पे, तो सेंटर और मास के बीच में कितनी दूरी है? आर। अब आपका मास जब यहां पे पहुंच गया फाइनल पोजीशन पे, तो आप मुझे बताओ कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? -g इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास अपॉन, अब आप मुझे बताओ, जब आपका मास यहां पे है तो ये दूरी कितनी है? ये दूरी है r प्लस एच। तो आपका वर्क डन कितना होगा? वर्क डन हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो तुम ध्यान से देखो, इन दोनों में आपका जी एम एम कॉमन है, कॉमन है, और कॉमन है तो आपका ब्रैकेट में क्या बचेगा? देखो, आपका ब्रैकेट में बचेगा 1/r -1/r प्लस एच, यही बचेगा। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, लिख लो। तो क्वेश्चन है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो मतलब आपको किसी मास को प्लेनेट के सरफेस से किसी हाइट पे लेके जाना है। तो आप कभी भी किसी बॉडी पे वर्क करते हो ना, तो या तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज करती है या पोटेंशियल, या दोनों। यहां पे काइनेटिक तो चेंज कर ही नहीं रही, तो क्या चेंज करेगी? पोटेंशियल। तो जब आपका मास प्लेनेट के सरफेस पे था तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकाली, जब मैं एच हाइट पे ले गया तो निकाली, तो वर्क डन क्या होगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। दोनों की वैल्यू पुट करी तो जीएमएम तो कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? 1/r माइनस 1/r प्लस एच। लिख लो इस फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख लो इस फॉर्मूले को, लिख लो। और उसके बाद अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, जीएम को हम लिख सकते हैं जी आर स्क्वायर। जीएम को हम क्या लिख सकते हैं? जी आर स्क्वायर। और यहां पे बचेगा आपका एम, और नीचे आ जाएगा 1/r माइनस 1/r प्लस एच। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको अपनी कॉपी में, ठीक है। और इसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्म भी है। मानद तूने अभी ज्वाइन किया है, तो मानद मैं पढ़ा रहा हूं टॉपिक वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो सपोज कर कि कोई मास किसी प्लेनेट के सरफेस पे पड़ा हुआ है, और मुझे उस मास को एच हाइट ऊपर लेके जाना है। कितना ऊपर लेके जाना है? एच हाइट। जैसे तुम जमीन से बॉल उठा के ऊपर लेके जाते हो ना, एच हाइट ऊपर लेके जाना है। तो वर्क डन क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
मान लो आपकी पहले पोटेंशियल एनर्जी -400 थी, बाद में -600 हो गई, तो कितना वर्क हुआ? 200 का। तो इनिशियल निकालो, फाइनल निकालो, और वर्क डन क्या होगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, दोनों वैल्यू पुट करी, और जीएम होता है तुम्हारा GR²। अगर तुम भूल गए हो तो जी का फॉर्मूला होता है GM/R²। तो जीएम का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? G × R²। ठीक है, तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म नेक्स्ट स्लाइड में है, तो लिख लो अपनी कॉपी में। अपने को साइन से मतलब नहीं है, तो इसको लिख लो अपनी कॉपी में। देखो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये तो मैंने तुम्हें लिखवाया, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म ये रहा। तो देखो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है? जब H बहुत ज्यादा है, H इज वेरी लार्ज। और तुम्हें नीचे वाला फॉर्मूला कब यूज करना है? जब H इज वेरी स्मॉल। एक बार ये दोनों फॉर्मूले लिख लो, फिर मैं तुम्हें इसका क्वेश्चन करना सिखाता हूं। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में। देखो ये तो हम लोगों ने अभी लास्ट स्लाइड में भी लिखा था, GMM 1/R-1/R+H। तो अगर आपका H बहुत ज्यादा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना, लेकिन अगर आपका H बहुत कम है, H इज वेरी स्मॉल, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? नीचे वाला, mgh/1+h/r। मैं दोनों फॉर्मूले तुम्हें यूज करना सिखा रहा हूं। अब तक कोई डाउट है तो पूछो। तो अब तक मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया कि मुझे किसी मास को किसी प्लेनेट के सरफेस से h हाइट ऊपर लेके जाना है, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? तो जब आपका मास सरफेस पे है तब पोटेंशियल एनर्जी निकालो, जब आप उसको ऊपर लेके गए तब पोटेंशियल एनर्जी निकालो, और वर्क डन क्या होगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। ठीक है, तो मान लो कि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं, नेक्स्ट स्लाइड में पूछता हूं, ये लिख लो अपनी कॉपी में, इसको लिख लो। और देखो तुम्हारे दिमाग में डाउट नहीं आ रहा है तो बहुत प्रॉब्लम की बात है ना, क्योंकि अगर डाउट नहीं आ रहा है मतलब तुम्हें समझ में आ गया जो पॉसिबल नहीं है एक बार में। तुम्हें डाउट आ रहा है तुम पूछो। ठीक है, तो आप क्या फॉर्मूला याद रखना? एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना, GMM 1/R-1/R+H। और अगर आपका मान लो कि H बहुत कम है, मान लो मैं बोलूं कि यार मैं तो थोड़ा सा ही ऊपर लेके गया, तो आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है? ये mgh1+h/r। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखना कि अब इनको यूज कैसे करते हैं, इन फॉर्मूले को यूज कैसे करने, ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन है ये कि एक प्लेनेट है जिसका मास है m और रेडियस है r, और आपका एक मास इस प्लेनेट के सरफेस पे पड़ा हुआ है। ठीक है, कहां पड़ा हुआ है? सरफेस पे। m छोटा सा मास, मुझे इसको r डिस्टेंस ऊपर लेके जाना है। कितना? r डिस्टेंस ऊपर लेके जाना है, मतलब जितना इस प्लेनेट का रेडियस है उतना ही मुझे ऊपर लेके जाना है यहां पे। तो आप मुझे बताओ कि कितना वर्क करना पड़ेगा। सोचो, बिना फॉर्मूले के भी तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो, है ना? कैसे? देखो, जब आपका मास यहां पे था तो सिस्टम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी? -g इंटू प्लेनेट का मास इंटू सैटेलाइट का मास अपॉन r। जब आपका मास यहां चला गया फाइनल पोजीशन पे, तो u फाइनल कितना हो जाएगा? -g इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास अपॉन इस मास और सेंटर के बीच में कितनी दूरी है, तो r+r कितना हो जाएगा? 2r। तो आपने वर्क कितना किया? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो तुम वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा GMM, और ब्रैकेट में आ जाएगा तुम्हारा 1/r माइनस 1/2r। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा GMM/2r। यहां पे अपन ने पता है कौन सा फॉर्मूला यूज किया? वो वाला GMM 1/r माइनस 1/r+h। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो हाइट कितनी ज्यादा है, रेडियस के आसपास है हाइट। तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना था? ये वाला। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। हर्ष कोई डाउट है? श्रेया कोई डाउट है तो पूछना पड़ेगा। कामाक्षी कोई डाउट है? आशीष, देखो तुमने अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ रखा है तो देखो बेसिक सी बात है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, है ना? तुम्हें रेगुलर रहना पड़ेगा, सीधी सी बात है, तभी तुम्हें फॉर्मूले याद रहेंगे, वरना फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे। कुछ पूछना है इसमें तो पूछो। ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम करो। कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना अगला क्वेश्चन तुम्हें ही करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। तो क्वेश्चन है ये, क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये कोई प्लेनेट है, इस प्लेनेट का मास है m, रेडियस है r, और इस प्लेनेट के
सरफेस पे एक मास पड़ा हुआ है, ठीक है, और इस प्लैनेट का रेडियस है r। मुझे इस मास को यहां भेजना है। कहां पे? 5r दूर भेजना है। तो मास यहां पे था, मुझे उसको यहां भेजना है। तो आपको बताना है कि मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। सोचो क्या आएगा इसका आंसर। कर सकते हो तुम लोग यार। जब आपका मास यहां पे है तो आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालो। जब आपका मास यहां पे है तो आप फाइनल निकालो। और वर्क डन क्या होता है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो यू इनिशियल कितना आएगा? -g इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास। अभी जब आपका मास यहां पे है और सेंटर यहां पे, तो डिस्टेंस कितना है? r। बाद में आपका मास यहां पे और सेंटर यहां पे, तो 5r + r 6r। तो ये हो जाएगा -g इंटू एम इंटू छोटा एम, और नीचे क्या आ जाएगा? 6r। बस दोनों वैल्यू पुट कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है बेटा तो आप पूछो यार, है ना? इसमें कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, वेटलेसनेस। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। तुम लोगों ने कभी भी कोई सैटेलाइट का वीडियो देखा है यूट्यूब पे? तो तुम उसमें देखना, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, वो ऐसे है ना सैटेलाइट के अंदर अपने आप उड़ रहे होते हैं। तुम कभी भी देखना, वो थोड़ा सा दम लगाते हैं और मतलब दे आर लाइक फ्लाइंग इन द सैटेलाइट। सैटेलाइट या हो गया, या फिर तुम्हारा कोई भी शटल हो गया, स्पेस शटल हो गया, तो वो इस तरीके से उड़ रहे होते हैं। ऐसा क्यों? तो तुम समझना। देखो मान लो कि ये अर्थ है, ठीक है। मान लो कोई प्लेनेट है जिसका मास है रेडियस है r। और मान लो कि ये कोई सैटेलाइट है जिसका मास छोटा है m है, और इस सैटेलाइट के अंदर एक आदमी है, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखना, सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर क्या कर रही है? गोल गोल घूम रही है। और कोई भी चीज गोल गोल कब घूमती है? जब उस पे सेंटर की तरफ क्या लगता है? फोर्स लगता है ना? लेकिन तुम ध्यान से देखना, इस बंदे पे सेंटर की तरफ जो भी फोर्स लग रहा है, सेंटर की तरफ जो भी फोर्स लग रहा है, सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, वो क्या कर रहा है? इसको घुमाने में हेल्प कर रहा है। सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, वो क्या कर रहा है? वो इसको घुमाने में हेल्प कर रहा है। क्योंकि कोई भी बॉडी गोल गोल कब घूमती है? जब उस पे सेंटर की तरफ क्या लगता है? फोर्स लगता है। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो क्या कर रहा है? इसको घुमा रहा है। तो मतलब जितना भी फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है वो इसको घुमाने में खर्च हो गया। तो अब इस पे नेट फोर्स क्या बचा? 0। अब इस पे नेट फोर्स क्या बचा? 0। तो लिखो अपनी कॉपी में, वेटलेसनेस इज ए कंडीशन, weightlessness is a condition in which all the force, all the force, all the force on an astronaut in a satellite, all the force on an astronaut in a satellite is used to continue the circular motion। तो जितना फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा था वो सारा का सारा तो कहां खर्च हो गया? इसको घुमाने में खर्च हो गया। तो अब इस बंदे पे नेट फोर्स क्या है? 0। क्योंकि जितना फोर्स लग रहा था वो सारा तो घुमाने में खर्च हो गया। तो नेट फोर्स क्या है? 0। तो अब जब उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो उसको क्या लगेगा? वेटलेसनेस की कंडीशन। तो जब कोई फोर्स ही नहीं, जैसे अपन अभी बैठे चेयर पे, क्यों बैठे हैं? क्योंकि जमीन अपने को खींच रही है। मान लो अर्थ आपको खींचना बंद कर दे, सपोज करो, तो आप क्या करोगे? हवा में उड़ोगे कि नहीं उड़ोगे? तो बस वही होता है। So weightlessness is a condition when all the force on an astronaut in a satellite is used to continue the circular motion. So net force is 0 and this condition is called as weightlessness. And this condition is called as weightlessness. कई लोग ऐसे बोलते हैं कि सैटेलाइट में क्या होता है, जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उतना ही ग्रेविटेशन फोर्स होता है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं। बकवास। आपको समझ में भी आया आप क्या बोले? नहीं। वेटलेसनेस क्या होता है? आपकी बॉडी पे अर्थ जितना फोर्स लगा रहा है ना, वो सारा कहां गया? वो तो घुमाने में खर्च हो गया। सारा का सारा खर्च हो गया। तो अब आपकी बॉडी में फोर्स कितना बचा? 0। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? वेटलेसनेस बोलते हैं। तो सेंटर की तरफ जो भी फोर्स लग रहा है वो कहां जा रहा है? घुमाने में खर्च हो गया। तो अब आपकी बॉडी पे नेट फोर्स कितना है? 0। और इस कंडीशन को बोलते हैं हम वेटलेसनेस। ठीक है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। अब हम आते हैं कैपलर्स लॉ पे। तो देखो, अच्छा तुम लोगों को अगर नहीं पता हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि जनरली मैंने ये चैप्टर तुम्हें कैसे पढ़ाया।
मैंने ये चैप्टर तुम्हें ऐसे पढ़ाया कि अर्थ गोल है और जो सैटेलाइट है वो अर्थ को चारों ओर गोल गोल घूम रही है, या फिर जो मून है वो अर्थ के चारों ओर गोल गोल घूमता है, या जो अर्थ है वो सन के चारों ओर गोल गोल घूमता है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। असल में जो आपकी ऑर्बिट होती है ना वो थोड़ी इलिप्टिकल होती है। कैसी होती है? इलिप्टिकल ऑर्बिट्स होती हैं। मतलब परफेक्ट गोला नहीं होता है, इट्स समथिंग लाइक दिस, इलिप्स होता है। तो जैसे ना ये सन है, तुम्हें दिख रहा है, जैसे ना वापस बनाता हूं मैं। तो बेसिकली क्या होता है कि अर्थ जो है ये सन है, और अर्थ आपका इस तरीके से इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। तो जो पोजीशन सन के पास में होती है वो पेरिजी, और जो सन से दूर होती है वो एपोजी। मतलब जब आप बी पे हो तो आप सन से बहुत दूर हो, तो मतलब सर्दियां कब पड़ती है? जब हम एपोजी के आसपास होते हैं। गर्मियां कब होती है? जब हम पेरिजी के आसपास होते हैं, क्योंकि हम सन के पास है। तो इस तरीके से अर्थ का मोशन कैसा होता है? ऐसा एलिप्टिकल होता है। तो केपलर का जो पहला लॉ था वो था लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। वो क्या बोलता है? एवरी प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोका है। तो आप तुम लोग है ना मैथमेटिक्स में पढ़ोगे कि इलिप्स में दो फोकस होते हैं, F1 और F2। तो सन आपका एक फोकस पे होता है, और अर्थ क्या करता है? इस तरीके से एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। तो ये है आपका लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या बोलता है कि हर प्लैनेट जो सन के अराउंड घूम रहा है उसकी ऑर्बिट कैसी है? इलिप्टिकल। और सन कहां पे है? आपका एक फोकाई पे। और जो पोजीशन आपके प्लैनेट की सन के पास में होती है, सबसे पास में, नियरेस्ट तो पेरिजी और दूर वाली एपोजी। तो अब तुम्हें समझ में आया सर्दियां गर्मियां क्यों पड़ती है? तो सर्दियां क्यों पड़ती है? जब आप डी से लेके ई की तरफ जा रहे होते हो, इस अंतराल में, क्योंकि इस अंतराल में आप सन से बहुत दूर हो। गर्मियां कब पड़ती है? इस अंतराल में। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। दूसरा है लॉ ऑफ एरियाज। तो लॉ ऑफ एरिया क्या बोलता है पहले वो समझना। लॉ ऑफ एरिया क्या बोलता है पहले समझना। तो जैसे मान लो कि ये सन है, और मान लो कि ये आपकी अर्थ की ऑर्बिट है, इतनी लंबी, है ना। अब सपोज करो कि मान लो कि आपका अर्थ यहां पे था, ये आपका अर्थ है। मान लो यहां से लेके अर्थ को घूमते घूमते यहां तक आने में टाइम लगा डेल T1। और मान लो ये वाला एरिया है आपका डेल A1। डेल A1 मतलब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो सन से, और ये जो बीच में एरिया है ना, मान लो ये है डेल A1। और उसी तरीके से सपोज करो कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अर्थ यहां पे था, और अर्थ मान लो यहां से यहां पे आया। मान लो कितने टाइम में आया? डेल T2 टाइम में आया। और मान लो कि ये वाला एरिया है आपका डेल A2। तो केपलर ने बोला था कि डेल A1 अपॉन डेल T1 किसके बराबर होगा? डेल A2 अपॉन डेल T2। और इसको बोलते हैं हम एरियल वेलोसिटी, एरिया कवर करने की वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी। और केपलर के हिसाब से एरियल वेलोसिटी एक कांस्टेंट है। केपलर क्या बोलता है? एरियल वेलोसिटी एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है L अपॉन 2m। L होता है एंगुलर मोमेंटम, एल होता है एंगुलर मोमेंटम, और एम होता है मास ऑफ प्लैनेट। एम क्या है? मास ऑफ प्लैनेट। लिख लो अपनी कॉपी में। तो लिखो अपनी कॉपी में, पहला देखो, पहला लो तो आपको समझ में आ गया होगा, लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या बोलता है कि हर प्लैनेट सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है। दूसरा लो एरिया का, वो मैं तुम्हें समझा दिया। तो उसकी डेफिनेशन लिखो अपनी कॉपी में। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एरियाज, हिमांग एक बार लिख ले फिर समझाता हूं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एरियाज, एरियल वेलोसिटी of a planet is constant. According to law of areas, aerial velocity of a planet is constant. तो लॉ ऑफ एरियाज क्या बोलते हैं? एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लेनेट इज कांस्टेंट। मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूं, ठीक है? आप समझना, मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूं। तो सपोज करो, प्रूव मैं इसको सर्कल के लिए करता हूं ताकि आसान पड़ेगा। मान लो ये सन है, ये अर्थ है, ठीक है। और मान लो कि सन से लेके अर्थ की दूरी है r, और मान लो अर्थ की वेलोसिटी कितनी है v। मान लो अर्थ की वेलोसिटी कितनी है v, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, अगर वेलोसिटी v है तो छोटे से टाइम डेल t में आपका ऑब्जेक्ट कितना चलेगा? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इंटू टाइम। तो छोटे से टाइम डेल t में मान लो अर्थ यहां पे था, मान लो अर्थ यहां से यहां पे आ गया। कहां से? अर्थ यहां से यहां पे आ गया, और कितना चला? v डेल t, इतना ही चलेगा। तो आपका ये वाला एरिया कितना हो जाएगा? तो आपका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और डेल्टी को नीचे लेके जाओ तो डी ए अपॉन डेल्टी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू वी इंटू आर। और ऊपर भी मास से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी मास से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा? एम वी आर अपॉन 2m।
पर mvr होता है एंगुलर मोमेंटम, L/2m। तो ये आ गया तुम्हारा dA/dt। तो तुम्हें याद क्या रखना है, तुम्हें ये याद रखना है कि एरियल वेलोसिटी किसी भी प्लेनेट की कांस्टेंट रहती है ना। तो एक बार वापस समझना हिमांग, है ना, मैं तुम्हें वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं कि लॉ ऑफ एरियाज क्या बोलता है, सब समझना। सपोज करो कि ये सन है और मान लो कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। मान लो कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका अर्थ यहां पे था और वो अर्थ छोटे से टाइम Δt1 में मान लो घूमते घूमते अर्थ यहां पे आ गया। कहां पे आ गया, यहां पे। तो सन को इससे ज्वाइन करो, इससे ज्वाइन करो, और मान लो आपका ये वाला एरिया है Δa1। और उसी तरीके से अपन कोई और टाइम लेते हैं, मान लो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अर्थ यहां पे था और छोटे से टाइम Δt2 में मान लो अर्थ यहां पे आ गया घूमते घूमते, मान लो ये वाला एरिया है Δa2। तो अर्थ की एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, मतलब एरिया कवर्ड अपॉन टाइम किसी भी टाइम पे Δa1/Δt1 इक्वल टू Δa2/Δt2, और ये होता क्या है, L/2m। तो लॉ ऑफ एरियाज क्या बोलता है, लॉ ऑफ एरियाज बोलता है कि अर्थ की एरियल वेलोसिटी क्या है, लॉ ऑफ एरियाज बोलता है कि अर्थ की एरियल वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है। और सबसे लास्ट में तीसरा लॉ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कितनी बार एग्जाम में आता भी है, लिखो अपनी कॉपी में, तीसरा है लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स। और इसको तुम मेरे साथ साथ सॉल्व करना, लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स। तो लॉ ऑफ टाइम पीरियड ये बोलता है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। अब कैसे आया ध्यान से देखना, सब समझना इसको, सब समझना इसको। सपोज करो कि ये कोई प्लेनेट है, इस प्लेनेट का मास है m, रेडियस है r, और इस प्लेनेट के सरफेस से h हाइट पे एक सैटेलाइट है जिसका मास है छोटा m, और वो घूम रही है और उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है v0। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें v0 निकालना सिखाया था, कैसे निकालते हैं, जितना फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, कितना लग रहा है, gmm अपॉन r प्लस एच का स्क्वायर, उसको किसके बराबर रख दो, सेंट्रीपिटल फोर्स के, mv²/r। तो आप क्या करो, m से m गया, एक r प्लस एच से r प्लस एच गया, तो आपका v0 कितना आया था, √gm/r+h, ऑर्बिटल वेलोसिटी का डेरिवेशन। और वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/t। क्योंकि अगर आपका सैटेलाइट सपोज करो कि इस तरीके से गोल गोल घूम रहा है, तो मान लो कि उसका टाइम पीरियड t है, t का मतलब है टाइम फॉर वन रिवॉल्यूशन, मान लो t का मतलब है टाइम फॉर वन रिवॉल्यूशन। तो वेलोसिटी को अपन क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक चक्कर में कितना घूमेगा, देखो रेडियस कितना है, 2πr+h, सेंटर से लेके सैटेलाइट की दूरी कितनी है, r+h, और टाइम कितना है, नीचे आ जाएगा t। और वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला कितना आया था, अभी डिराइव किया अपन ने, √gm/r+h। आप इस रूट को इधर शिफ्ट करो तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई प्लस पाई का स्क्वायर, r+h का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे t का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और उधर क्या बचेगा, gm/r+h। ध्यान से देखो, अगर ये r+h उधर आया तो क्या आ जाएगा, r+h का क्यूब, और t स्क्वायर को उधर भेजो तो t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r+h का क्यूब। पर r+h है क्या, छोटा आ रही है, r+h का मतलब क्या है कि सेंटर से सैटेलाइट की क्या दूरी है। तो ये है आपका लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो लॉ ऑफ टाइम पीरियड क्या बोलता है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब होता है। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, और कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो। इसके साथ तुम्हारा ग्रेविटेशन चैप्टर खत्म होता है। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। एक ग्राफ और है, वो ग्राफ तुम्हें बनाना है, और कोई डाउट है तो पूछो। एक्सक्यूज मी सर, आप पूछो पूछो। सर एरिया वाला लॉ एक बार वापस करा दो ना, सेकंड वाला। एरिया वाला वापस समझा देता हूं, एरिया वाला वापस करा देता हूं। इसमें कोई डाउट है तो पूछो इस डेरिवेशन में। तो पहले मैंने ऑर्बिटल वेलोसिटी में निकाली, और वेलोसिटी क्या होता है, एक पूरा चक्कर काटेगा अगर सैटेलाइट तो कितना चलेगा, 2πr+h ही चलेगा, क्योंकि देखो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, r+h, और टाइम कितना लगेगा t। बस v की वैल्यू पुट करी मैंने, रूट को शिफ्ट किया और आ गया अपना आंसर। ठीक है, एक सेकंड हर्ष, मैं वापस लॉ ऑफ एरिया एक्सप्लेन करूंगा, एक मुझे ग्राफ बनवाना है ना। तो ये ग्राफ तुम बना लो। याद है मैंने जब सैटेलाइट तुम्हें पढ़ाया था तो मैंने तुम्हें काइनेटिक एनर्जी निकालना सिखाई थी, मैंने तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी निकालना सिखाई थी, और मैं तुम्हें टोटल एनर्जी निकालना सिखाई थी। याद है कि भूल गए, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी,
माइनस GMM अपॉन R प्लस H। टोटल एनर्जी कितनी आई थी? माइनस GMM अपॉन 2R प्लस H। और टोटल एनर्जी कितनी आई थी? GMM अपॉन 2R प्लस H। याद रखना, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है। पोटेंशियल नेगेटिव होती है, टोटल नेगेटिव होती है। तो नीचे जो ग्राफ दिख रहा है वो बना लो, एनर्जी का और आर का ग्राफ। देखो काइनेटिक एनर्जी तो ऊपर है, पॉजिटिव। आपकी देखो ई मतलब टोटल एनर्जी, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा? देखो ऐसा, काइनेटिक एनर्जी का तो ऐसा, ये आपकी ऊपर वाली टोटल एनर्जी है और नीचे वाली आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, और ये ऊपर वाली आपकी काइनेटिक एनर्जी है। और ग्राफ किसका है? एनर्जी का और रेडियस का। बना लो इसको अपनी कॉपी में। बना लो इसको, है ना? ओके, और किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें लॉ ऑफ एरियास एक बार वापस करा रहा हूं। लॉ ऑफ एरियास, तो लॉ ऑफ एरियास क्या बोलता है? देखो मैं सर्कुलर ऑर्बिट के लिए तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। तो मान लो कि ये कोई प्लेनेट है, और मान लो ये सन है। ठीक है, एक सेकंड छोटा बनाता हूं सन थोड़ा। मान लो ये सन है, और मान लो ये अर्थ है, और मान लो अर्थ सन के चारों ओर सपोज करो गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, मान लो अर्थ का मास है m, अर्थ की वेलोसिटी है v, और मान लो ये रेडियस है r। तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो छोटे से टाइम डेल्टी में अर्थ कितना चलेगा? v डेल्टी। तो आप मुझे बताओ, बहुत छोटा टाइम लो डेल्टी, तो अर्थ मान लो कितना आगे आया? मान लो अर्थ आगे आया v डेल्टी। तो देखो, एक तो यहां पे ज्वाइन करो, एक वहां पे ज्वाइन करो, तो ये छोटा सा एरिया कितना आ जाएगा? डेल ए। एरिया कितना होता है? हाफ इंटू बेस, ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि टेंजेंशियल है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ। बेस कितना है? वी डेल टी। हाइट कितना है? आर। ये आ गया आपका डेल ए। डेल टी को नीचे भेजो, तो डेल ए अपॉन डेल टी कितना आ जाएगा? हाफ इंटू वी इंटू आर। अब आप ऊपर भी मास से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी मास से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर क्या आ जाएगा? एम वी आर, और नीचे क्या आ जाएगा? 2m। देखो मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, और एम वी होता है लीनियर मोमेंटम, एम वी होता है एंगुलर मोमेंटम, एम वी आर एंगुलर मोमेंटम। तो ये कितना आया? एल अपॉन 2m, डेल ए अपॉन डेल टी। और यहां पे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, क्योंकि यहां पे अर्थ पे कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है। तो याद है, टॉर्क अगर जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कांस्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एल कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, तो डी ए अपॉन डी टी क्या होगा? कांस्टेंट। ये आपका लॉ ऑफ एरियास है। ठीक है, अब मैं एक लॉ ऑफ टाइम पीरियड का क्वेश्चन तुम्हें करा रहा हूं, फिर अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है, फिर अपन क्लास खत्म करेंगे। इसको लिख लो। हर्ष, कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके, तो अब देखो, अब एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं तुम्हें, अगला तुम करना। तो क्वेश्चन है ये, अ सैटेलाइट इज एट 10,000 किलोमीटर्स फ्रॉम सेंटर ऑफ प्लेनेट। मान लो एक सैटेलाइट है, वो कितना दूर है? 10,000 किलोमीटर, एंड इट्स टाइम पीरियड इज 8 आवर्स। टाइम पीरियड का मतलब है उस सैटेलाइट को पूरा चक्कर लगाने में 8 घंटे लगते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, मतलब क्या टाइम पीरियड होगा? व्हाट विल बी द टाइम पीरियड इफ सैटेलाइट इज 30,000 किलोमीटर फ्रॉम सेम प्लैनेट, फ्रॉम सेंटर ऑफ प्लैनेट। वही प्लैनेट है, प्लैनेट सेम है। तो यार रखना, प्लैनेट अगर सेम है तो यहां पे अपन इक्वेशन पुट कर सकते हैं, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो आप क्या करो, प्रोपोर्शन की जगह कांस्टेंट लगा दो आर क्यूब। देखो, जब सेंटर से 10,000 किलोमीटर थी तो टाइम पीरियड कितना था? 8 घंटे। तो एक बार अपन टी की जगह 8 पुट करते तो 8 का स्क्वायर, और के आर की जगह पुट करते 10,000 किलोमीटर का क्यूब।
व्हाट विल बी द टाइम पीरियड अगर वो 30,000 किलोमीटर दूर हो जाती है। तो मान लो दूसरा वाला टाइम टी है, तो टी का स्क्वायर के, और अब डिस्टेंस कितनी हो गई 30,000 का क्यूब, डिवाइड करो तो के से के गया, ये 4 जीरो से 4 जीरो गए, तो 8 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 64, नीचे आ गया टी का स्क्वायर, और ऊपर तो 1 का क्यूब तो कुछ नहीं बचेगा, और 3 का क्यूब 27, तो टी स्क्वायर कितना आ जाएगा 64 इंटू 27, तो टी कितना आ जाएगा √64 इंटू 27 आवर्स। ये इसका आंसर है। तुम्हें समझ में आया कि कैपलर का ये लो तुम कैसे यूज कर सकते हो। जब भी तुम्हें टाइम पीरियड और रेडियस का कोई भी रिलेशन दे रखा हो तो तुम इसको यूज कर सकते हो, है ना। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ओके, तो अब देखो तुम्हारा काम क्या है। देखो मैंने तुम्हें ग्रेविटेशन का पूरा एमसीक्यू बंडल भेजा हुआ है पूरा, है ना। उसमें बहुत क्वेश्चंस हैं, तुम उसको ट्राई कर सकते हो। और उसमें अब कोई भी कुछ डाउट आए तो तुम मुझे भेजो। नेक्स्ट क्लास में पहले अपन ग्रेविटेशन के डाउट लेंगे, उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। तुम्हारा काम क्या है, ग्रेविटेशन पूरा हो गया है, मैं नोट्स तुम्हें भेज रहा हूँ, आज का रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ये स्लाइड भेज दूंगा। तुम्हारा काम है क्वेश्चंस करना, क्योंकि तुम क्वेश्चन नहीं करोगे तो तुम फंस जाओगे, बहुत बुरे फंसोगे क्वेश्चन नहीं करोगे तो। और कोई डाउट है तो पूछो। और कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो देखो तुम्हारा काम, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर तुम्हें मैंने जो पढ़ाया उसके अलावा मान लो कोई टॉपिक और एक्स्ट्रा पढ़ा दिया हो, है ना, मैं एनसीईआरटी से चलता हूँ, है ना, तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें वो करा दूंगा, है ना। कोई झिझक की बात नहीं है। अभी तक कोई भी टॉपिक्स तुम्हें लगे कि अपना नहीं हुआ है लेकिन तुम्हें एक्स्ट्रा कराया तो बता देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो ओके यार।